Good morning student, welcome to online class. In my last video we discussed about the food item or the food component other than carbohydrate, that is proteins, fats, and also we discussed about heterotrophic mode of nutrition and their kinds. Today we discuss about the mode of nutrition, means heterotrophic mode of nutrition and their kinds in detail. Okay, let's proceed to the chapter. First is parasitic mode of nutrition. What does parasitic mode of nutrition means? Some plants live on other plants and derive food for them. Okay, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स में रहते हैं और अपना फूड उन अदर प्लांट से ही वो लेते हैं. इन्हें हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. ये प्लांट्स कौन से मोड परफॉर्म करते हैं? मोड ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ओके, और इसके एग्जाम्पल है मिस्लीटॉय और अम्बरवेल. मिस्लीटॉय एंड अम्बरवेल, जिसको हम डोडर भी बोलते हैं. द प्लांट फ्रॉम विच इट डिराइव्स इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट किसे कहा जाता है? वो प्लांट जिस प्लांट से वो अपना फूड लेता है. ग्रीन प्लांट हो जाएंगे होस्ट प्लांट, और जो अदर प्लांट से नॉन ग्रीन प्लांट हो जाएंगे पैरासाइटिक प्लांट, जो कि ग्रीन प्लांट्स पे अपने फूड हैबिट्स के लिए डिपेंड होते हैं. Cuscuta is an example of parasitic nutrition. Okay, it obtains its food from the plants on which it is climbing. Cuscuta, अम्बरवेल जिसे हम कहते हैं, हिंदी में अम्बरवेल कहा जाता है, कस्क्यूटा होता है इंग्लिश में. वो एक्चुअली क्लाइंबर होता है. क्या होता है? क्लाइंबर. येलो थ्रेड की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है. मैं यहाँ पे आपको डायग्राम शो कर रही हूँ. स्ट्रक्चर की तरह डायग्राम दे रखा है, इसे कस्क्यूटा कहा जाता है. और अगर आप देख रहे हैं तो ये अपना प्लांट, ये जो प्लांट है कस्क्यूटा प्लांट, अपना फूड ले रहा है किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर के, यानी क्लाइंबिंग कर रहा है ये. ओके, अनदर एग्जाम्पल जो है वो है मिस्लीटोए का. अनदर एग्जाम्पल किसका है? मिस्लीटोए का. इट ग्रोज ऑन ट्रीज लाइक मैंगो. ये कहाँ पे उगते हैं? जैसे कि मैंगो है या फिर महुआ. मैंगो प्लांट या फिर महुआ प्लांट में ये उगते हैं. कस्क्यूटा क्लाइंबिंग करता है, उसी तरीके से मिस्लीटोए भी क्लाइंबिंग करता है. आप ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं. दोनों डायग्राम, दोनों पिक्चर्स मैंने यहाँ दे रखी है. ओके, इट टेक्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम होस्ट प्लांट. ये होस्ट प्लांट से क्या लेते हैं? वाटर और मिनरल. क्या लेते हैं? वाटर एंड मिनरल्स. करेक्ट. These are also called partial parasites. इन्हें हम partial parasites भी कहते हैं. fully dependent नहीं है. These plants cannot fully dependent. ये plant fully dependent नहीं है, इसी वजह से इनको हम partial parasites कहते हैं. ओके, चलिए आगे हम दूसरे प्लांट्स के बारे में समझते हैं. ये तो पैरासाइटिक था. अब आगे हम दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे. मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे. नेक्स्ट आपका है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट हमारा जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस का मतलब ही आपको समझ में आ गया है. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, सक करते हैं अपने कंपोनेंट नीड्स के लिए. कंपोनेंट नीड्स का मतलब न्यूट्रिशन नीड्स के लिए. चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं. दे कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं. ट्रैप यानी अपने जाल में जकड़ लेते हैं, अपने अंदर जकड़ लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट. यहाँ पे आपको मैंने शो कर रखा है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट के बारे में. आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रखा है, डायग्राम शो कर रखा है कि वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, दीज आर द काइंड ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इन पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड. अगर आप पिचर प्लांट को देख रहे हैं तो वो एक जार की तरह है. अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो वो एक जार की तरह दिख रहा है यहाँ पे, जो कि लीफ का मॉडिफाइड फॉर्म होता है. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स. लीफ
एक पिचर की तरह होता है, यानी एक जार की तरह होता है, उसके अपर वाला पोर्शन जिसको हम एपेक्स कहते हैं, क्या कहा जाता है? एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच ओपन्स एंड क्लोजेस द माउथ ऑफ द पिचर। ये यहाँ पे ऊपर एपेक्स होता है, ये ऐसे सराउंडेड है, यहाँ पे एपेक्स है, इस एपेक्स को ये बंद भी करता है और खोलता भी, जैसे इंसेक्ट आके बैठता है फट से ये इसको क्लोज कर देता है, क्लोज करते ही क्या हो जाएगा? इंसेक्ट अंदर हो जाएगा, देन उस इंसेक्ट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करके ये अपना न्यूट्रिशन नीड फुलफिल करते हैं। देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब इस लिड के अंदर, इस ढक्कन के अंदर, ये लिड हो गया, इस ढक्कन के अंदर यहाँ साइड में इस तरफ ये पिचर है, पिचर आप देख रहे हो, इसके अंदर साइड में अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। When an insect enters in the pitcher, the lid get closed and trapped insect gets entangled into the hair like structure। अच्छा, जैसे ही इस लिड के ऊपर इंसेक्ट आता है, वो लिड क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अब इंसेक्ट उस फाइन हेयर के अंदर क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे, इस फाइन हेयर के अंदर एकदम जकड़ लिए जाएंगे। The cells of the pitcher plant secrete digestive juices टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। अब क्या होगा? जैसे ही इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए पिचर प्लांट अपने सेल से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है, देन दीज डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। आ गई बात समझ में आपको कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसी तरीके से पिचर प्लांट में भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं ताकि इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जा सके। नाउ हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? अब क्वेश्चन ये आया, आपके भी दिमाग में आई होगी बात कि मैम ने तो कहा था कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी करता है, सो इसको इंसेक्ट डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है? करेक्ट, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि पिचर प्लांट तो ग्रीन प्लांट है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होता ही है, तो दैट मीन्स इसको फिर जरूरत ही नहीं है कि अदर इंसेक्ट्स पे किसी पे डिपेंडेंट होने के लिए। बट ऐसा इसी वजह से है कि वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट ये ऐसी जगह उनकी ग्रोथ होती है जहाँ पे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए सिर्फ इसलिए ज़रूरी होती है ताकि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। प्लांट्स को भी ग्रोथ की बहुत ज़रूरत होती है, दैट इज़ वाई नाइट्रोजन उनको रिक्वायरमेंट होती है, और नाइट्रोजन ऐसी जगह पर नहीं होता है। सो एटमॉस्फेयर में जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको प्लांट डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है। तो इंसेक्ट को, चाहे वो वीनस फ्लाईट्रैप हो या फिर पिचर प्लांट हो, दोनों ही क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उनके जूसेस को सक करते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं और प्रॉपर नाइट्रोजन की जो नीड्स होती है वो उन्हें मिलती है, उससे फुलफिल होती है ताकि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। आ गई बात समझ में? वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट नाइट्रोजन। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट दोनों ही ऐसे प्लांट हैं जो कि ऐसे सॉइल में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट क्या करते हैं? इंसेक्ट्स की बॉडी को ट्रैप करके उनसे सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन नीड्स को पूरी करते हैं। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपको समझ में आ गया, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं ये भी आप समझ गए, कितने काइंड्स होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट जो मोड है वो है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व अम्ब्रेला लाइक patches growing on rotting wood during the rainy season? These are special organism called fungus। अगर आप बारिश के दिनों में बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा वुड में, यानी लकड़ी का कोई टुकड़ा अगर ऐसे कहीं पड़ा होता है तो उसमें छोटे छोटे पैचेस की तरह फंगस लगे हुए होते हैं। फंगस माने एक पैचेस की तरह कुछ लिविंग पैचेस लगे हुए होते हैं, उन पैचेस को हम फंगस बोलते हैं, यानी फंगाई बोला जाता है उसे। These organisms do not have chlorophyll।
इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर न्यूट्रिएंट्स? लेट अस फाइंड आउट बाय कंक्लूडिंग दिस एक्टिविटी। अब यहाँ कहा गया है कि अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो किस तरीके से ये अपनी न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा करता है। चलिए हम एक एक्टिविटी के तौर पे समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक ब्रेड का मैंने डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, और इसमें किस तरीके से फंगस लगी हुई है। ग्रीन ग्रीन के पैचेस, ब्लैक ब्लैक पैचेस आपको दिख रहे हैं, डार्क ग्रीन ब्लैक पैचेस। ये क्या शो कर रहे हैं कि ब्रेड में कुछ फंगस काइंड का, यानी कुछ फफोले, जिसको फफूंद, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, फफूंद, ये फफूंद इसमें लग गई है। तो ये आपको दिख रहा होगा। चलिए समझते हैं एक्टिविटी के तौर पे। टेक अ ब्रेड पीस, मॉइस्ट इट विथ वाटर एंड लीव इट इन अ मॉइस्ट प्लेस फॉर 2-3 डेज। एक आपको ब्रेड पीस लेना है, उस ब्रेड पीस को आपको हल्का सा मॉइस्ट करना है, यानी नमी देनी है, और उसको फिर ऐसी जगह रखना है जहाँ पे नमी और गर्मी दोनों ही हो, लगभग 2 से 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद आप देखेंगे कि उस पे एक पैच उभर के आया। पैच यानी एक कोई जैसे कोई कॉटन के कपड़े पे थक्के नहीं जम जाते, बिल्कुल ऐसे स्पॉट्स की तरह, पैच मैंने स्पॉट्स की तरह उस ब्रेड में जम जाएंगे। दीज में बी वाइट, ग्रीन और ब्राउन कलर। ये या तो वाइट होंगे, ग्रीन होंगे या फिर ब्राउन कलर के होंगे। दिस इज अ फंगस। अगर आप देखें, जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिखा रखा है, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में भी मैंने दिखा रखा कि ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक कलर के पैचेस दिख रहे हैं। आ गई बात समझ में? डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है। These organisms secrete digestive juices on the dead and decaying matter. ये ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं किस पे? डेड और डिकेइंग मैटर पे। फंगस वही होता है जो चीज़ सड़ रही होती है या गली हुई होती है, यानी खराब होने वाली होती है, उनमें ये फफूंद, जिसको हम हिंदी में फफूंद कहते हैं फंगस को, ये उन्हीं में लगते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। दिस कन्वर्ट द सॉलिड मैटर इनटू सॉल्यूबल फॉर्म। इससे क्या होता है कि जो सॉलिड मैटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्यूबल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लिक्विड। और ये जो लिक्विड, ये जो सॉल्यूशन हुआ है, जो सॉलिड से जो सॉल्यूबल फॉर्म में जो बदला है, उस बदले हुए फॉर्म को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा न्यूट्रिएंट्स कौन से फॉर्म में लेते हैं? सॉल्यूबल फॉर्म में, यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं। एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसी वजह से इसे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी डेड और डिकेइंग मटेरियल को ये सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी सॉल्यूबल के, यानी लिक्विड के फॉर्म में एज अ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, plants like fungi show this mode of nutrition and are known as saprophytes. फंगाई में ये न्यूट्रिशन होता है, इसलिए फंगाई को सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। फंगाई को क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट। और फंगाई का एक बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। व्हाइट मशरूम जो खाया जाता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होता है, लेकिन एक्चुअली ये होता है फंगस। ये एक्चुअली क्या होता है? फंगस। ये फंगस किस पे डिपेंड होते हैं? अदर प्लांट्स पे, ताकि इजीली अपना न्यूट्रिएंट नीड्स को फुलफिल कर सके। इसके अलावा भी आपने कई चीज़ों में फंगस लगते हुए देखा हो, जैसे अचार, कभी कभार उस पर वाइट कलर का पैचेस बन जाता है, वो फफूंद होता है, लग जाता है, इसका मतलब अचार अब खराब हो चुका है। या फिर लेदर का कोई शू आइटम है या लेदर की जैकेट होती है, या कई बार कॉटन क्लॉथ्स में भी हमने देखा होगा ब्लैक ब्लैक डॉट्स लग जाते हैं, वो डॉट्स एक्चुअली होता है फंगस। क्योंकि अगर कॉटन क्लॉथ्स को या लेदर की जैकेट हो, शूज़, इनको प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं किया जाता है तो इनमें ये फंगस प्रोड्यूस अपने आप हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फंगस लगता है। द स्पोर्स ऑफ फंगाई आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज फंगाई के जो स्पोर्स है वो बहुत ही लाइट होते हैं। फंगाई के स्पोर्स क्या होते हैं? बहुत लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए वो एयर में इजीली फ्लोट करते हैं। एयर में इजीली फ्लोट करते हैं। सो एयर में इजीली अवेलेबल होने की वजह से कोई भी मॉइस्चर एरिया जहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है
वहाँ पे ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। इनका फेवरेबल कंडीशन क्या है? गेट वेट एंड वार्म कंडीशन। कैसा है? नमी भरा मौसम और हल्का सा गर्मी, यानी जिसको हम ह्यूमिडिटी यानी उमस जिसको हम कहते हैं। बारिश के दिनों में क्या होता है, एक तो एयर में एयर में हर जगह एवरी प्लेस में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि बारिश हो रही होती है। उसके अलावा भी नमी होने की वजह से, और अगर मान लीजिए गर्मी भी है साथ साथ में, तो ये गर्मी और ये नमी इनको फेवरेबल कंडीशन देते हैं ग्रोथ करने के लिए। अब आपको फंगस के बारे में समझ में आ गया होगा, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। चलिए सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम समझते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर, कहने का मतलब है फूड और रहने, ये दोनों रहने की जगह ये दोनों शेयर करते हैं। यानी अगर कोई फूड प्रोवाइड करता है तो दूसरा उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ऐसा है। यानी जिसको हम बोलते हैं एक साथ एक दूसरे के परस्पर का मतलब उसने उसकी हेल्प करी, यानी ए ने बी की हेल्प करी, बी ने ए की हेल्प करी, यानी आपस में दोनों मिलकर के रिलेशनशिप को चला रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। ऐसे हेल्पफुल जो रिलेशनशिप होते हैं इन्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दे वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। अच्छा, ए बी की हेल्प करता है, बी ए की हेल्प करता है, तो ये क्या हो गया? म्यूचुअल बेनिफिट्स हो गया। क्या हो गया? म्यूचुअल बेनिफिट्स। यानी ए ने बी की हेल्प करी, बी ने ए की हेल्प करी, कि एक दूसरे से आपस में दोनों की हेल्प करते हैं, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। तो इस बेनिफिट को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल बेनिफिट। सो इस तरह के म्यूचुअल बेनिफिट्स को कहा जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इन रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जो कि ट्रीज के रूट्स पर रहते हैं। क्यों? फंगाई को क्या मिल जाता है? शेल्टर मिल जाता है। और फंगाई ट्री को क्या प्रोवाइड करती है? कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि ट्री डायरेक्टली नहीं ले पाता है। द ट्री प्रोवाइड्स देम विथ न्यूट्रिएंट एंड इन रिटर्न फंगाई एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ट्री। और इसके अलावा जैसे ट्री तो शेल्टर प्रोवाइड करता है, बट फंगाई क्या करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है ट्री में। आ गई बात समझ में? मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले ही समझाया कि ट्री को फंगाई क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉल्युबल फॉर्म में, और ट्री फंगाई को क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर। करेक्ट। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ एल्गाई एंड फंगस। एल्गाई और फंगस, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। कैसे? द फंगस सप्लाइज वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गा एंड द एल्गाई सप्लाइज फूड टू द फंगस। फंगस एल्गा को क्या प्रोवाइड करवाएगा? वाटर, मिनरल और शेल्टर, और एल्गा फंगस को क्या प्रोवाइड करेगा? फूड। आ गई बात समझ में? यानी एल्गा और फंगाई के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ में आ गया हमको, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो सॉइल से रिप्लेनिश होना बहुत जरूरी है, जो प्लांट्स डायरेक्टली नहीं कर पाती है। तो क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ आर द न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। सॉइल अभी प्लांट्स तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए इसको किसी का बेनिफिट होना जरूरी है, यानी प्लांट्स को किसी न किसी पर डिपेंड होता है। बट सॉइल पे किस तरीके से न्यूट्रिएंट का रिप्लेनिशमेंट होता है, यानी न्यूट्रिएंट की भराव किस तरीके से? भाई प्लांट्स ने कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ले लिया, अब न्यूट्रिएंट्स लेगा तो इसका मतलब सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसकी फुलफिलमेंट होना जरूरी है। बट कैसे होता है, चलिए समझते हैं। We have learned that the plants absorb nutrients from the soil. Obvious सी बात है, हम स्टार्टिंग से चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है वो होता है सॉइल से। करेक्ट। Therefore, the amount of nutrients in the soil keeps on decreasing. इसी वजह से
सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दीज न्यूट्रिएंट, अब इसी न्यूट्रिएंट को रिकवर किया जाता है, रिप्लेनिश किया जाता है, इसके कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो फॉरेस्ट में तो अपने आप ही नेचुरली ही रिप्लेनिशमेंट हो जाता है, क्योंकि डिकेइंग प्रोसेस होता है। डेड और डिकेड जो मैटर होता है उसका डिकेइंग प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन होता है फॉरेस्ट के अंदर, जिसके वजह से फॉरेस्ट के अंदर जो रिप्लेनिशमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो अपने आप नेचुरल तरीके से हो जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। फर्टिलाइजर और मैन्योर्स, इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसको फार्मर्स क्या करते हैं? सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है ताकि एनरिचमेंट हो सके, किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। करेक्ट, न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट हो सके सॉइल के अंदर। दैट इज व्हाई फार्मर्स ऐड सम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। उसके अलावा मैंने एक और चीज समझाई थी कि एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, वो लेग्यूम प्लांट्स यानी जैसे पी प्लांट्स हैं, मैं हिंदी में आपको समझाती हूँ, जैसे मटर का पौधा है, सेम फली का पौधा है, ये जितने भी किडनी बीन्स वगैरह हैं, ये जो पौधे होते हैं ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। इनकी फुलफिलमेंट करने के लिए इनके रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। ये बैक्टीरियम क्या करता है? एटमॉस्फेयर में जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में यानी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कंप्लीटली कंबाइन करके, कंप्लीटली उसको कन्वर्ट करके देन प्लांट्स की रूट उसको इजीली एब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे प्लांट्स में न्यूट्रिशन को ऐड किया जा सकता है। सॉइल में न्यूट्रिशन को ऐड किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। किसको? राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट्स का। अगर हमें दो एग्जाम्पल पूछा जाए तो एक तो आप एल्गा और फंगस का लिख सकते हैं और दूसरा आप लिख सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरियम एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत ही आता है, बिकॉज रूट नोड्यूल्स जो लेग्यूम प्लांट्स के हैं वो राइजोबियम को क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर। और इन रिटर्न राइजोबियम क्या करता है? उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, इसी के साथ आज हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं वर्कशीट आपको दे रही हूँ, इस वर्कशीट को आपको करना है, नोट्स को आपको क्लियरली पढ़ना है, नोट्स को आपको कॉपी में नहीं करना है। मैं बार बार आपको ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि नोट्स आप कॉपी में नहीं करेंगे, आपको सिर्फ वर्कशीट कॉपी में करना है। वर्कशीट करने के लिए आपको नोट्स को प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, मेरी वीडियो को ढंग से सुनना होगा, समझना होगा और उसी के हेल्प से फिर आपको वर्कशीट सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।